नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ निर्णय विश्लेषण की आज की श्रृंखला में। मित्रों, आज हम विश्लेषण कर रहे हैं। आज दिनांक 29 अप्रैल 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील नंबर 2378 ऑफ 2020 में पारित निर्णय की। उपरोक्त निर्णय के पक्षकार हैं क्यूपो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड वर्सेस जनार्दन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड। उपरोक्त निर्णय जो है वह मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के सेक्शंस पर आधारित है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु माननीय न्यायालय ने अवधारित किए हैं, जिनमें हम अंत में आपको बताएंगे क्या क्या बिंदु माननीय न्यायालय के समक्ष है। सेक्शन 10 से संबंधित, सेक्शन 4 से संबंधित, सेक्शन 5 से संबंधित, सेक्शन 16 से संबंधित, सेक्शन 34 का निर्णय यदि आपके खिलाफ या फेवर में आता है तो उसके पश्चात किस सेक्शन में आपको जाना है, क्या मेंटेनेबल है, उससे संबंधित काफ़ी एक अच्छा निर्णय है। और उसके लिए मेरा निवेदन ये है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस निर्णय की। जो क्यूपो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी है, यह इक्विपमेंट बनाती है कंस्ट्रक्शन से संबंधित। और जनार्दन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वह निर्माण कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। और जो इन दोनों कंपनियों में एक एग्रीमेंट कुछ एग्रीमेंट होते हैं, एक नहीं कुछ एग्रीमेंट होते हैं, जिनमें 4 एग्रीमेंट का विवाद आया है। इन एग्रीमेंट्स में यह तय किया जाता है कि कुछ जो रिग्स है, पिलिंग रिग, वो किराए पे देगी क्यूपो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड जनार्दन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। और किराए के संबंध में 78,78,000 समथिंग का एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसमें राशि है 78 लाख से 78,78,000। एक बड़ी राशि का जब मुकदमा आता है उसमें किस प्रकार से उलझाया जाता है, ये उसका भी एक उदाहरण है। जो इस अपील के अपीलांट हैं, जब उनके को किराए की राशि नहीं मिलती जो वह निर्माण कंपनी को देते हैं इक्विपमेंट उसकी, तो उसकी डिमांड करने के बाद भी नहीं मिलती तो एग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है, आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है कि किसी भी विवाद होने पर आर्बिट्रेशन के पक्ष सुलझाएंगे उस विवाद को। तो इस पर जो इस अपील के अपीलांट हैं वह आर्बिट्रेशन कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ करते हैं। एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है और आर्बिट्रेटर नियुक्त होने के पश्चात जब आर्बिट्रेटर नोटिस भेजते हैं तब निर्माण कंपनी आर्बिट्रेशन कार्रवाई में भाग नहीं लेती, अपितु एक सिविल न्यायालय में वाद दाखिल कर देते हैं कि एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड घोषित किया जाए। एक सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर देते हैं और सिविल कोर्ट उसमें इंटरिम स्टे दे देते हैं, इंटरिम इंजंक्शन उनके फेवर में मिल जाता है और आर्बिट्रेशन कार्रवाई रुक जाती है। सिविल कोर्ट में जब मुकदमा चलता है तो यह प्रश्न आता है कि आर्बिट्रेशन एक्ट जो मध्यस्थम सुलह अधिनियम है 1996, उसकी धारा 5 और 8 के अनुसार आर्बिट्रेशन क्लॉज के कारण माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय को यह मैटर आर्बिट्रेटर के पास रेफर करना चाहिए। और जो सिविल कोर्ट है वह इस बात से सहमत होते हुए मामले को आर्बिट्रेटर को रेफर करती है कि यह मामला आर्बिट्रेटर सुलझाएगा। उसमें जो है वादी के खिलाफ निर्णय आता है। उसके पश्चात जो वादी है उसकी एक मिसलीनियस सिविल अपील दाखिल करते हैं जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय में अपील में उन्हें कोई स्टे नहीं मिलता और वो आर्बिट्रेशन में कई तारीखें लेते रहते हैं, जिस कारण से आर्बिट्रेशन कार्रवाई उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड होती है। एक्स पार्टी कार्रवाई जो होती है उसके विरुद्ध जो रिस्पोंडेंट हैं वह जाते हैं कैलकाटा हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 34 धारा 34 जो मध्यस्थम सुलह अधिनियम 1996 की है, धारा 34 के अंतर्गत वह माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता में एक पेटिशन दाखिल करते हैं, एक अपील दाखिल करते हैं। इस पे माननीय न्यायालय यह कहती है कि चूंकि आप धारा 34 के अगेंस्ट आए हैं, आपको हाई कोर्ट में नहीं आना था, आपको जिला न्यायालय में जाना था, आपको जिला न्यायालय में जाना चाहिए। आपने यह नहीं बताया कि आप किस कारण से धारा 34 में उच्च न्यायालय में आ गए हैं। इसके पश्चात जो रिस्पोंडेंट हैं वह जिला न्यायालय अलीपुर, जिला न्यायालय अलीपुर जो है उसमें वह चले जाते हैं। अलीपुर में जाने के पश्चात अलीपुर में उनकी
जो धारा 34 का अपील है वो खारिज कर दी जाती है, इस आधार पर कि जो आपका आर्बिट्रेशन है वह, देखिए मध्यस्थम जो है, मध्यस्थम भी आपका दिल्ली में हुआ, जो मध्यस्थम की कार्रवाई हुई, और जो मध्यस्थम का पंचाट जो अवार्ड हुआ वो भी दिल्ली में हुआ। तो इसलिए माननीय न्यायालय को उसका क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि ये सेटल्ड लॉ है कि जहाँ पर मध्यस्थम कार्रवाई चलती है, जहाँ पर पंचाट होता है, अवार्ड होता है, वहीं पर ही आपको सेक्शन 34 की अपील दाखिल करनी चाहिए। जब अलीपुर जिला न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध निर्णय आता है तो रेस्पोंडेंट फिर हाई कोर्ट में आते हैं रिवीजन लेकर, और उनकी रिवीजन को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसलिए खारिज कर दिया जाता है कि यह मेंटेनेबल नहीं है। अगर धारा 34 का कोई भी निर्णय आएगा, धारा 34 के किसी भी निर्णय के आने पर आपको जो जाना था वो आपको जाना था धारा 37 के अंतर्गत। चूंकि आप धारा 37 के अंतर्गत नहीं गए हैं, इसलिए आपकी इस कार्रवाई को नहीं माना जा सकता। अब धारा जो 37 है वह अध्याय 9 मध्यस्थम सुलह अधिनियम के अध्याय 9 पे आधारित है। 9 अध्याय में अपीलें जहां पर लिखा है वहां धारा 37 लिखी है। धारा 37 के खंड 1 के सब क्लॉज ख में लिखा है कि जो धारा 37 है, अपीलनीय आदेश निम्नलिखित आदेशों से ना कि अन्यों से। कोई अपील उस न्यायालय में होगी जो आदेश पारित करने वाले न्यायालय की मूल डिक्रियों से अपील सुनने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो। अर्थात धारा जो खंड खा में क्या लिखा है, धारा 34 के अधीन मध्यस्थम पंचाट अपास करना या अपास करने से इनकार करना वो उसके अंदर सम्मिलित हो गई। चूंकि धारा 34 के अंतर्गत जो पंचाट था उसे अपास नहीं किया गया, तो उसके अंतर्गत जो अपील आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी धारा 37 के अंतर्गत। तो उनकी रिवीजन को मेंटेनेबल माननीय उच्च न्यायालय नहीं माना, कहा जाए प्रॉपर उसमें लेकर आए। इसके पश्चात जो रिस्पोंडेंट हैं वो एक प्रॉपर जो है अपील, उसको प्रॉपर पेटिशन को लेके माननीय उच्च न्यायालय में जब आते हैं तो उसकी वहां सुनवाई होती है। जब प्रॉपर पेटिशन की सुनवाई होती है माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता में, तो माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता यह ऑब्जर्वेशन देते हैं कि जो जिला न्यायालय अलीपुर ने निर्णय पारित किया या जो उनकी फाइंडिंग आई कि यह धारा 34 का जो अपील है ये मेंटेनेबल नहीं है अलीपुर में, वह गलत है। यह जो अलीपुर में पूर्णतः मेंटेनेबल है। और यह कहकर उन्होंने जो 13 अगस्त 2018 का ऑर्डर था अलीपुर जिला न्यायालय का, उसको अपास्त कर दिया और जो उनकी पेटिशन थी उसको रिस्टोर कर दिया। रिस्पोंडेंट की जो अपील थी उसको रिस्टोर कर दिया। और ये जो कलकत्ता उच्च न्यायालय का ऑर्डर था ये 14 फरवरी 2019 का ऑर्डर था। इस ऑर्डर से शुद्ध होकर जो है वो एक अपील दाखिल होती है माननीय उच्चतम न्यायालय में। जो इक्विपमेंट कंपनी है, जो अपील है नंबर है सिविल अपील नंबर 2378/2020 क्यूपियो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड वर्सेस जनार्दन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, जिस पे आज 29 अप्रैल 2020 को माननीय न्यायालय का निर्णय आया है। अब माननीय न्यायालय ने किन किन बिंदुओं को किस किस प्रकार ऑब्जर्व किया इसका विश्लेषण करना आवश्यक है, जो हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज दिनांक 29 अप्रैल 2020 को जब इस पूरी इसका विश्लेषण किया तो यह पाया कि बिल्कुल इसमें 4 एग्रीमेंट थे। 3 एग्रीमेंट का वेन्यू दिल्ली था और 1 का वेन्यू कलकत्ता था। यह ऑब्जेक्शन आ सकता है कि या तो चारों एग्रीमेंट अलग अलग होते, 3 दिल्ली में कलकत्ता में हो जाते, आपका यह ऑब्जेक्शन हो सकता है। इसके अलावा भी आपके इस अवार्ड से संबंधित ऑब्जेक्शन जुडिक्शन से संबंधित हो सकते हैं कि इसके जुडिक्शन में यह कमी रह गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या जो आपका जो अधिकरण का जो गठन हुआ है वह सही नहीं हुआ। सब जो आपको ऑब्जेक्शन करने थे इन सब ऑब्जेक्शन को आपको करना था आर्बिट्रेशन के समक्ष, आर्बिट्रेटर के समक्ष। जो मध्यस्थम की कार्रवाई हुई उसमें आपको ये ऑब्जेक्शन करने थे, किंतु
यदि आपने वो नहीं किए तो जो मध्यस्थम सुलह अधिनियम की 1996 की धारा 4 के अंतर्गत यह माना जाएगा कि आपने अपने उन अधिकारों का अधित्यजन कर दिया। धारा 4 के अंतर्गत, धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 कहती है आपत्ति करने के अधिकार का अधित्यजन यदि पक्षकार जो है जानता है कि काखंड में इस भाग के ऐसे किसी उपबंध का जिसे पक्षकार अल्पकृत कर सकते हैं या मध्यस्थम करार के अधीन किसी अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया गया है और फिर भी असमयक विलंब के बिना या यदि आपत्ति का कथन करने के लिए किसी कालावधि का उपबंध किया गया हो तो उस कालावधि के भीतर ऐसे अनुपालन के लिए अपनी आपत्ति का कथन किए बिना मध्यस्थम के लिए अग्रसर होता है, उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने इस प्रकार आपत्ति करने के अधिकार का अधित्यजन कर लिया। आपने उसको वेव कर दिया, आपको एक राइट मिला था, आपने उसको वेव कर दिया। तो यदि आप उस अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं मध्यस्थम के आगे तो उसको अपील में नहीं देखा जाएगा। इसलिए जो जिला न्यायालय अलीपुर का निर्णय है उसको माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने जो गलत माना वह गलत माना। अलीपुर न्यायालय का जो जिला न्यायालय का निर्णय था वो सही निर्णय था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाया। और जो उच्च न्यायालय कलकत्ता ने अपना निर्णय देकर रिस्टोर किया उस प्रोसीडिंग को, वह गलत किया। इस आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज यह अपील अलाउ करी। इसमें जो मुख्य बिंदु क्या निकल गया है, एक बड़ा मामला चल रहा है, ये एक सेटल लॉ है, लिखा है आर्बिट्रेशन एक्ट में धारा 4, धारा 5 में भी, धारा 8 में भी, कि जो आपके वाद हैं वह सिविल न्यायालय को अधिकार नहीं है। धारा 5 क्या कहती है? न्यायिक मध्यक्षेप का विस्तार तत्समय पर किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस भाग द्वारा शासित मामलों में कोई न्यायिक अधिकारी उस दशा के सिवाय मध्यक्षेप नहीं करेगा जिसके लिए इस भाग में ऐसा बंद किया गया। क्लियर? मना यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। और धारा जो 8 आता है, धारा 8 भी जो है वो क्लियर मना करती है। धारा 8 जो है, धारा 8 में भी स्पष्ट प्रकार से जो लिखा है, क्या लिखा है धारा 8 में, कि जहां मध्यस्थम करार हो वहां मध्यस्थम के लिए पक्षकारों को निर्दिष्ट करने की शक्ति खंड 1 में है। कोई न्यायिक प्राधिकारी जिसके समक्ष किसी ऐसे मामले में ऐसा अनुयोग लाया जाता है जो किसी मध्यस्थम करार का विषय है, यदि कोई पक्षकार ऐसा आवेदन करता है जो उसके पश्चात नहीं है, जब वह विवाद के सार पर अपना प्रथम कथन प्रस्तुत करता है तो वह पक्षकारों को मध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट कर सकता है। उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ मूल मध्यस्थम करार या उसकी स्वयं रूप से प्रमाणित प्रति न हो। इस बात के होते हुए भी कि उपधारा 1 के अधीन कोई आवेदन किया गया है और यह कि विवाद न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, मध्यस्थम प्रारंभ किया जा सकता है या चालू रखा जा सकता है और कोई मध्यस्थम पंचाट दिया जा सकता है। इस मामले में यही हुआ। आपने इसकी अपील भी करी जिला न्यायालय में, उसके बावजूद भी पहले तो स्टे था, इंटरिम स्टे के बाद जब उसको खारिज हुआ, माननीय सिविल न्यायालय ने खारिज किया, उसके पश्चात जब उसकी अपील हुई आपको स्टे नहीं मिला। उसके पश्चात आप एडजॉर्नमेंट लेते रहे तो आपका एक एक्स पार्टी पंचाट आपके खिलाफ पारित हो गया। ये इस बाद में जो है इस अपील में माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिस्कस किया। और इस बिंदु पे हमें लगता है कि आर्बिट्रेशन एक्ट में भी धीरे धीरे हम एक पूरी की पूरी आर्बिट्रेशन एक्ट पे भी एक वीडियो लेके आएंगे धीरे धीरे करके। अभी हमारी एनआई एक्ट की वीडियो चली रही है, उसको हम उसके भाग जो है लाने हैं। आज लाना था लेकिन उसमें एक निर्णय बड़ा अच्छा आ गया, हमें लगा निर्णय आपके समक्ष लाना चाहिए। इसके पश्चात हम एक और वीडियो भी आपके समक्ष लेके आने वाले हैं। आज ही दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है, आज ही उसको निर्णय की भी वो वीडियो आपके समक्ष अपलोड करेंगे। तो ये दोनों वीडियो आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।